एक ही घर में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे अक्सर, और उनके यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई वजह नहीं होती थी। कई बार तो झगड़े अक्सर बेवजह भी हो जाया करते हैं। कई बार कुछ झगड़ा इस तरीके का बढ़ जाता है कि पति अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है और उसके बाद उसकी लाश को सूटकेस में पैक कर देता है, और पैक करने के बाद वो घर से निकल जाता है उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए। उसने उस सूटकेस को पकड़ा, और पकड़ने के बाद जैसे ही वो उठाने की कोशिश करता है सूटकेस को, तो उसका सूटकेस का हैंडल टूट जाता है, और हैंडल टूटते ही वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि सूटकेस कहीं जा नहीं पाएगा बिना उठाए, और दूसरा सूटकेस अभी मिलने में काफी वक्त भी लग सकता है। इसलिए चुपचाप यहाँ से निकलने में, यहाँ से भागने में ही अब भलाई का टाइम है। हालांकि उससे पहले वो उस कमरे की पूरी तरीके से साफ सफाई करता है, और तब साफ सफाई करने के बाद उसको एक अच्छा खासा वक्त मिल जाता है, और वक्त मिलने के बाद वो वहां से निकल जाता है। यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर वो पहुंच जाता है, और 700 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद उसको ख्याल आता है, ये जो लाश है, अगर घर वालों को या परिवार वालों को या पुलिस वालों को या आसपास के लोगों को 7-8 दिन के बाद अगर ये लाश मिलेगी, तो ये जब तक सड़ चुकी होगी, पूरी तरीके से खराब हो चुकी होगी, तो ये तो थी तो तेरी बीवी ही, तो इसलिए तू अपने परिवार वालों को सूचना दे दे, उन्हें ये खबर दे देता है कि उसका अंतिम संस्कार आप लोग कर देना। और फिर वो सूचना देता है, खबर देता है और बताता है कि देखो संस्कार कर देना, मैं इसीलिए वक्त पर आपको पहले ही बता रहा हूँ, कहीं बॉडी खराब ना हो जाए। लोगों ने जब इस कहानी के बारे में सुना तो लोगों को यकीन नहीं होता है। पहले तो उसने ही एक ऐसा रिश्ता बनाया था उस लड़की के साथ जिससे उसे रिश्ता बनाना ही नहीं था, और रिश्ता बनाने के बाद उसको ज्यादा दिन तक वो चला भी नहीं पाते हैं, निभा नहीं पाते हैं। इस कत्ल की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है, और एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस के अंदर पैक कर देता है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पर एक जगह है हुली माबू, और हुली माबू पुलिस कंट्रोल से थाने में पहुंचता है, और आपके ही एक इलाके में डोडा कंबनहल्ली एक जगह पड़ती है, वहां पर एक फ्लैट है, और फ्लैट के अंदर एक लाश रखी हुई है। आपको जाकर वहां पर देखना चाहिए। हुली माबू पुलिस स्टेशन को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत वहां मौके पर पहुंच जाती है, और देखते हैं जो फ्लैट है वहां पर फ्लैट का बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ होता है। मकान मालिक को बुलवाया जाता है, और मकान मालिक से कहा जाता है इसके लिए कि इसकी चाबी हो तो आप हमें दे दो, वरना हमें यहाँ से ताला तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जैसे पुलिस वाले उस घर के अंदर एंट्री करते हैं, जैसे वो ताला तोड़कर या फिर सारी चीजों को हटाते हुए जैसे पुलिस वाले अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो घर को देखकर ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि जैसा यहाँ पर किसी का कोई कत्ल किया गया हो। पुलिस वालों को लगता है कि शायद हमें कोई झूठी सूचना दे दी गई है, पुलिस को गुमराह करने के लिए एक पूरी तरीके से कहानी गढ़ दी गई है। लेकिन जब पुलिस पूरी घर को बारीकी से तलाश करती है, उसकी जो वीडियोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी बनती है, और पुलिस के जो कुछ अधिकारी होते हैं वो पहुंच जाते हैं बात करते करते बाथरूम की तरफ। जैसे वो बाथरूम के अंदर जाते हैं, और वहां पर पुलिस वालों को एक सूटकेस रखा हुआ मिल जाता है, और वो जो सब सूटकेस होता है, और उस सूटकेस को देख कर ही वो अंदाजा लगा लेते हैं कि हो ना हो लाश इसी के अंदर में है। लेकिन जो उसका हैंडल होता है सूटकेस का वो टूटा हुआ होता है। अब जो ऐसी स्थिति थी, अब उसको सूटकेस को वहां पर खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद में पता चलता है कि वाकई इसके अंदर एक लाश है, और लाश थी इसमें 32 साल की एक लड़की जिसका नाम होता है गौरी अनिल सामरेकर। गौरी अनिल सामरेकर ने मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अंदर ग्रेजुएट किया हुआ था। यहाँ पर वो बेंगलुरु के अंदर रह रही थी। वैसे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। उसकी जब हिस्ट्री खंगाली जाती है कि कौन है, कहां से है, किस जगह की रहने वाली है, और इसकी लाश यहाँ पर आखिर कैसे पहुंची है। एक तरफ तो पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम से पता चलता था कि 2 चाकू तो उसकी गर्दन में मारा गया थे, और 1 चाकू उसके पेट के अंदर मारा गया था। और जब इसकी हत्या कर दी जाती है, तो हत्या करने के बाद लाश को वो सूटकेस के अंदर बंद कर देता है, और बैग बंद करने के बाद वो चला जाता है। डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलता है दरअसल ये जो महिला है, ये कई घंटे तक सूटकेस के अंदर पैक रहने के बावजूद भी वो जिंदा थी।
अगर सही वक्त पर सूचना मिल जाती टाइम से, तो हो सकता है कि इसकी जान बच भी जा सकती थी और बचाई भी जा सकती थी। लेकिन अब पुलिस जो थी, पुलिस से जिस तरीके से जहां उसको सूचना मिली थी, उसे इस जगह से चैन बनाना शुरू किया और वहीं से उस नंबर को तलाश करने लगती है जहां से सबसे पहले उसको सूचना मिलती है पुलिस को। दरअसल व्यक्ति का जो नाम पता पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की, उसका सीडीआर, उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर जब लगाया गया और सर्विलांस पर जब पुलिस नंबर लगाई ही रही थी, इसी बीच में यानी कि बेंगलुरु से लगभग 734 किलोमीटर दूर एक महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है, सतारा जिला, और सतारा का ही एक इलाका पड़ता है सिलवार। होंडा सिटी एक कार के अंदर एक व्यक्ति बैठा होता है और वो बेहोशी जैसी हालत के अंदर होता है। ना तो कार कोई मूवमेंट कर पा रही थी उस वक्त, और कार ऐसी जगह पर आकर खड़ी हुई थी वहां पर, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तभी पास की पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक होंडा सिटी कार है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। व्यक्ति आकर इसके अंदर बैठा हुआ है, आवाज लगाते हैं तो वो सुन भी नहीं पा रहा है। दरवाजा खुलवाती है और उसके अंदर पता चलता है कि राकेश खेड़कर नामक एक व्यक्ति है, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास है। उसे तत्काल प्रभाव से नजदीकी मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है और उस व्यक्ति का इलाज शुरू कर दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसने फिनाइल जैसी कोई जहरीली चीज इसने पी है और जिसकी वजह से इसकी जो तबीयत है वो बिगड़ रही है, यानी कि खराब हो रही है। सही वक्त पर आप इसको हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं, हम जल्द ही इसको होश में लेकर आ जाएंगे। डॉक्टर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अगर उस लड़के को, जिसका नाम राकेश खेड़कर 36 साल का व्यक्ति होता है, और उसे होश आ जाता है और होश आने के बाद पता चलता है दरअसल इधर तो राकेश खेड़कर और उधर गोरी का पोस्टमार्टम चल रहा था और इधर एक हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज चल रहा था। होश आता है, जब उससे पूछा जाता है तो पूरी कहानी क्या है, शुरू से आप हमें बताने की कोशिश करो। उससे शुरू से कहानी पूछी जाती है तो पुरानी बात है, गौरी अनिल सामरेकर उसकी सगी बुआ की लड़की होती है। बुआ की बेटी उसके घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आती, यानी वो अपने घर पर मामा यानी कि अपने मामा के यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती है। मामा का एक बेटा होता है जिसका नाम राकेश खेड़कर होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में इतना खुश रहते थे, उनकी हर बातें एक दूसरे को पसंद आने लगी थी और पसंद आते आते कब उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, कब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोस्ती प्यार सब वो इस तरीके से रहने लगते हैं और घर में रहते रहते ही लगभग 4 साल का एक लंबा वक्त गुजर जाता है और एक दूसरे के साथ ये लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। घर वालों को तो ये मालूम था कि ये दोनों भाई बहन हैं, एक मामी का और एक फूफी का, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहते थे जैसे कि दोनों पति पत्नी हों। हालांकि घर वालों को, परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में कोई जानकारी पहले नहीं थी और 4 साल जब बीत जाते हैं इस रिश्ते को, और अब से 2 साल पहले यानी कि साल 2023 के अंदर ये दोनों अपने आप शादी करने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही शादी करने का ये लोग फैसला लेते हैं, लड़की के जो परिवार वाले होते हैं, जब उनको ये बात पता चलती है तो लड़की के परिवार वाले इस बात का विरोध भी करते हैं। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा भाई है, कि तुम अपने भाई से शादी कैसे कर सकती हो, ये सही नहीं होगा। लेकिन जब लगातार इस तरीके का दबाव बनाया जाता है दोनों की तरफ से, तो आखिरकार घर वाले टूट जाते हैं और हालांकि घर वालों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन दोनों जब शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद आखिरकार इस लड़की को पहले तो वो घर में पढ़ाई के हिसाब से आई थी, वहां पर ट्यूशन पढ़ने के हिसाब से आई थी, और बाद में वही लड़की इस घर के अंदर अपना इस तरीके से रहती है जैसे कि वो इस घर की बहू हो, क्योंकि वो अब शादीशुदा हो जाते हैं। इसके बाद कुछ वक्त बीतने लगता है। अनिल के जो माता पिता है, इस लड़की यानी कि इसकी जो बुआ की लड़की थी, किसी न किसी बात को लेकर आपस में विवाद होने लगता है, और इस बात को लेकर जब विवाद होने लगता है, अभी जब ये राकेश जो लड़का था वो काफी समझाने की लगातार कोशिश भी करता रहता है, लेकिन उसके समझ में वो बातें नहीं आती थी। अब से लगभग 2 महीने पहले की ये बात है, फरवरी के अंत की बात है, और ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि महाराष्ट्र को छोड़कर ये लोग चल लेते हैं, क्योंकि लड़का प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसको वर्क फ्रॉम होम का काम मिल जाता है, और लड़की ने पहले ही रिपोर्टिंग का कोर्स कर रखा था, वो भी नौकरी की तलाश में थी। क्यों ना मैं भी बेंगलुरु के अंदर नौकरी कर लूंगी, तो उसकी नौकरी वहां पर नहीं लग रही थी। और ये दोनों जब साथ साथ में रहने लगते हैं तो किसी ना किसी बात को लेकर आए दिन चिक चिक इनकी होने लगती है, झगड़ा इनका होने लगता था, कलेश इनका होने लगता था।
कि ये एक दूसरे से किसी न किसी बात को लेकर आपस में झगड़ने लगते थे। 26 मार्च 2025 की वो रात आती है। चावल बनाए थे इन दोनों ने खाने में, और एक सब्जी बनाई थी खाना खाने के बाद। अचानक इन दोनों के बीच में एक विवाद शुरू हो जाता है, आपस में कोई कहा सुनी शुरू हो जाती है। जो गोरी होती है लड़की, वो आरोप लगा रही थी कि तुम काम करते रहते हो और मैं पूरा पूरा दिन घर के अंदर यहाँ पर बैठी रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। इस बात को देखते हुए जब कहासुनी इन दोनों की बढ़ने लगती है तो इस लड़के ने, राकेश खेड़कर ने, पत्नी गौरी को एक जमा कर वो एक थप्पड़ मार देता है, और जो थप्पड़ का लगना था कि उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसकी पत्नी को, और वो चाकू उठाती है और फेंक कर उसकी तरफ वो मारती है। यानी कि राकेश की तरफ को वो जैसे ही मारती है तो राकेश उससे चोटिल हो जाता है। हालांकि कोई बहुत गहरा उसको जख्म नहीं होता, कोई बहुत गहरी चोट नहीं आती है, लेकिन राकेश को जो बात थी ये बहुत ज्यादा अखर जाती है, खराब लगती है। वो उसी चाकू को उठाता है और उसी चाकू को उसके पेट में बहुत तेज मारता है, उसके बाद निकाल कर उसकी गर्दन पर मारता है, और गर्दन पर लगते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है लड़की। जिस जगह पर झगड़ा था वो कमरा था, और कमरे में झगड़ा होने की वजह से वहां पर वो चोटिल हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा गहरे जख्म हो जाते हैं। ब्लड उसका बहने लगता है। कुछ देर के बाद उसकी जो लाश होती है लड़की की, उसको वो सूटकेस के अंदर पैक कर देता है, और सूटकेस के अंदर पैक करते ही लाश को वो बाथरूम के अंदर ले जाता है, और पूरे घर की वो आराम से साफ सफाई करने लगता है। और साफ सफाई करने के बाद अपनी ही पत्नी के पास, जो बाथरूम में उसके अंदर लाश रखी हुई थी, उसके पास बैठकर बहुत सारी बातें करने लगता है। कहता है कि अगर तुम शोर ना मचाती तो इस तरीके से तुम मुझे परेशान ना करती, अगर तुमने मुझे इस तरीके से दुखी ना किया होता, परिवार से तुमने दूर ना किया होता, तो शायद तुम ये दिन ना देख पाती। तक वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर ये बात करता है, और जब रात को ये मौका मिलता है 26 की रात को, वो यहाँ से निकल जाता है। लगभग 734 किलोमीटर दूर का जो सफर है वो तय कर लिया जाता है। इस बीच में उसका नंबर बंद हो जाता है, और पुणे से लगभग अभी 50 किलोमीटर पहले ही था वो। इस सितारा एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर वो रास्ते में रुक जाता है, और रुकने के बाद वो मेडिकल स्टोर पर जाता है कि मुझे फिनाइल चाहिए, आप मुझे फिनाइल दे दीजिए, घर के अंदर बहुत सारे चूहे हो रहे हैं और गंदगी हो रही है, उसकी साफ सफाई करनी है। और उसी फिनाइल को वो पीने के बाद सड़क के बीचों बीच जाकर अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है, होंडा सिटी को। जब आसपास के लोग हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। एक तरफ इसने ही अपने घर वालों को, यानी कि अपने माता पिता को, साथ ही इस लड़की के भाई को, उसके माता पिता को, और जहां पर ये रहता था वहीं पड़ोस में ये सूचना दे देता है कि इस तरीके से एक लाश रखी हुई है, आप जाकर उस लाश को उठवा लीजिए, अन्यथा वो खराब हो जाएगी, और इसका अंतिम संस्कार आप टाइम से करा देना, ताकि ये लाश सड़े ना, खराब ना हो, और जितनी जल्दी हो सके इस पर आप कार्रवाई कर लेना। बस पुलिस को भी ये सूचना दे दी जाती है कि वो हत्या कर यहाँ से चला गया है। पुलिस सर्विलांस की मदद से इसको ढूंढना शुरू कर देती है, और जब ये मिलता है तो ये हॉस्पिटल पहुंच जाता है, और हॉस्पिटल के अंदर ही ये एक पूरी कहानी को बयां करता है। इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि पहले ये भाई बहन थे, मामा और की लड़की, इन दोनों में प्यार हो जाता है, इसके बाद शादी कर लेते हैं ये लोग, और शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत कर बैठते हैं कि कब वो कत्ल कर बैठता है। ये आखिर प्यार कैसा था, और आखिर ये कैसा रिश्ता था। दोस्तों, ये जो कहानी थी इसको सुनाने का उद्देश्य केवल आपको यही था कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी का दिल दुखाना यहाँ पर नहीं था। जो कातिल है, जिसने ये मर्डर किया, उसको जेल भेज दिया गया, और जो लड़की मृतक थी उसका अंतिम संस्कार बेंगलुरु के अंदर कर दिया गया है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। तब तक मिलता हूं मैं एक और कहानी लेकर। जय हिंद।